पश्चिम एशिया की सुलगती धरती पर क्या अब शांति के फूल खिलेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच महीनों की तनातनी के बाद अब सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं। पश्चिम एशिया में महीनों से जारी जंग के बीच आज एक बड़ी उम्मीद जगी है। दरअसल खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं। कतर, जो लंबे समय से दोनों देशों के बीच एक सेतु रहा है, अब पूरी ताकत के साथ शांति की अपील कर रहा है। दोहा ने साफ कहा है कि कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन इस उम्मीद के बीच खतरा भी बढ़ा है। यूएई ने दुनिया को आगाह किया है कि अगर इस बार शांति की कोशिशें नाकाम हुई तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें अब कतर की मेज पर हैं, जहां ईरान और अमेरिका की दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की आखिरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच ईरान और अमेरिका के बीच शांति की कोशिशों के बीच एक बड़ी और डराने वाली तस्वीर और खबर भी सामने आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनकी नजर ईरान के साथ हो रही हर बातचीत पर है, लेकिन ट्रंप सिर्फ बातचीत के भरोसे नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने रक्षा अधिकारियों से हमले की तैयारी पर चर्चा की है। बातचीत की मेज सजी है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का हाथ ट्रिगर पर है। ईरान के साथ सुलह की कोशिशों के बीच ट्रंप ने अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि वो ईरान को ज्यादा वक्त देने के मूड में नहीं है। पेंटागन को अलर्ट रहने और संभावित टारगेट की लिस्ट अपडेट करने को कहा है। एक तरफ विदेश मंत्री मार्को रूबियो प्रगति की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप का वार प्लान तैयार हो रहा है। यह प्रेशर टैक्टिक्स है या फिर युद्ध की आहट? ट्रंप दोबारा हमले की रणनीति पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अगर ईरान की तरफ से कोई भी चूक हुई तो अंजाम विनाशकारी हो सकता है। शांति की आखिरी उम्मीद कतर पर टिकी है, लेकिन ट्रंप की डेडलाइन ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। अब इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। खास मेहमानों में हमारे साथ हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अजिताभ जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स पर आपका। और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आप सभी का लाइफ टाइम्स पर बहुत बहुत स्वागत है। लगातार यहाँ पर उम्मीद यही है कि बातचीत से कोई समाधान निकले, क्योंकि ऊर्जा संकट बढ़ रहा है और इसी के साथ ये जो संकट है ये अब हर एक इंसान को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। बजट लोगों के घर का बिगड़ने लगा है, इसलिए शांति की दुआ और उम्मीद हर तरफ नजर आ रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए, संजीव सर आप ही का रुख करना चाहूंगे। बातचीत की टेबल सजी हुई है, माफ कीजिएगा देवनाथ सर, आप ही से सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी। बातचीत की टेबल सजी हुई है और बातचीत के इस टेबल पर बात तो होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बातचीत से पहले एक बयान हमेशा सामने आ जाता है, और वो बयान ये होता है कि अगर इस बार बात नहीं बनी तो हमला होगा। यानी कि ट्रिगर पर उनकी एक उंगली हमेशा से है। ये पूरी तरीके से मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करने की जो कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की हर बातचीत से पहले देखी जाती है, क्या यही वजह तो नहीं है कि यहाँ पर बातचीत हो ही नहीं पाती है, या फिर कुछ ना कुछ बात बनते बनते रह जाती है? एकदम सही, आपने अपनी उंगली सही जगह पे रखी है, सही नब्ज पे रखी है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं बातचीत के पहले ही एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे कि ईरान का रुख और ज्यादा कड़ा हो जाता है। बातचीत के पहले हमेशा अगर दो देशों के बीच में बातचीत होनी चाहिए, जो मैच्योर लीडरशिप हमेशा बातचीत के पहले इस तरह के नरम नरम या कहीं तो मीठे मीठे बयान देते हैं, ताकि एक माहौल तैयार हो और जो दूसरा पक्ष है वो बातचीत के प्रति अपनी रुचि को दिखा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के पहले ही उन्होंने बयान दिया है कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो हमला करेंगे। दूसरी बात, कल 24 घंटे पहले उन्होंने एक भयंकर बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को ये 400 किलो न्यूक्लियर वेस्ट अमेरिका को सौंपना ही पड़ेगा और अमेरिका में ले जाकर इसको वह नष्ट कर देंगे। इट विल बी डिस्ट्रॉयड इन अमेरिका। तो उसका क्या मतलब है? फिर तो ईरान कभी भी किसी भी हालत में अमेरिका को ये 400 किलो न्यूक्लियर एनरिच्ड न्यूक्लियर हैंडओवर नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने तो इसके पहले ही कहा हुआ है कि वह रूस को हैंडओवर करने के लिए तैयार है, और रूस ने भी कहा है कि वह इसको रशिया में ले जाएगा 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को, और उसकी जो गुणवत्ता है उसको 60% से कम करके 20%, 10%, और फिर फाइनली रूस में ही उसकी गुणवत्ता को 3.67% कम कर दिया जाएगा। और फिर रूस ने एक बहुत ही रामबाण चीज कही है जो कि ध्यान से सुनने के लायक है।
रूस ने ये कहा है कि जब वह उसकी गुणवत्ता को 3.67% तक कम कर देगा, तो हर साल थोड़ा-थोड़ा करके वो ईरान को वापस करता रहेगा। उससे क्या होगा कि ईरान बम तो नहीं बना पाएगा, लेकिन ईरान अपने परमाणु संयंत्रों में जहाँ वो बिजली पैदा करता है, वहाँ उसका इस्तेमाल कर पाएगा। तो हम्म। इतना अच्छा प्रपोज़ल रूस ने दिया है, यानी ईरान हैंडओवर कर देगा 400 किलो और वो हर साल थोड़ा-थोड़ा करके ईरान को वापस भी करते रहेंगे। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कहें कि नहीं, हम इसको अमेरिका में ले जाके पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, यानी ईरान को वापस नहीं सौंपेंगे, तो फिर ईरान भला क्यों राजी होगा? जी। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और ईरान भला फिर ऐसी कंडीशंस पर क्यों राजी होगा? और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मैं ज्यादा वक्त देने वाला नहीं हूं, या तो बातचीत से मान जाइएगा, नहीं तो फिर हम लोग की तैयारी तो पूरी है ही। अजिताभ सर, आपका रुख करना चाहेंगे। एक तो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, ऊपर से कंडीशंस में भी कोई ढिलाई जो है वो नहीं रखी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से बातचीत की टेबल सजी है, और लेकिन इस बातचीत की टेबल से पहले ही बयान आ गया है। सबसे बड़ी बात ये कि आखिरकार यहाँ पर पेंटागन को हाई अलर्ट पर इस बातचीत के दौरान क्यों रखा गया है? और दूसरी बड़ी बात यह कि क्या वॉशिंगटन डिप्लोमेसी विद डिटरेंस की रणनीति अपना रहा है, और कब तक ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा? देखिए, अमेरिका की पॉलिसी थोड़ी सी और प्लानिंग दोनों में गैप दिख रहा है। वो बोलते ज्यादा हैं, करते कम दिखते हैं। मीन्स की कथनी और करनी में थोड़ा अंतर है, और इसीलिए बार बार एक तरह से टेबल पे आते आते, या कह लें कि मुंह पे आते आते ग्लास नहीं पीछे चला जा रहा है। तो अमेरिका अपनी मनमानी और चौधराहट की वजह से चाहता है कि ईरान उसकी हर मांग को मान ले, और थ्रीट के बल पे मान ले, धमकी के बल पे मान ले। ऐसा तो होता नहीं है। अमेरिका अभी जो मेजर इश्यूज हैं वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके है, जो इनरिच्ड यूरेनियम का मामला है वो है, और दूसरा है हॉर्मुज को खुलाने का। और दोनों मामले में बेसिकली अप्रोच में ही डिफरेंस है। एक तरफ ईरान चाह रहा है कि इसको 2 फेज में किया जाए, पहले पूरी तरह से वॉर रुक जाए, लेबनान से लेके ईरान तक हर जगह वॉर रुक जाए, और उसके बाद ही हॉर्मुज खुल जाए, ये भी कह रहा है। और दूसरी तरफ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला है, इनरिचमेंट का मामला है, वो सेकेंड फेज में किया जाए। जबकि अमेरिका चाहता है कि सारी चीजें एक फेज में, सिंगल फेज में ही सारी चीजें एग्रीमेंट हो जाए। इस तरह की बात है। अभी तो जो बातचीत चल रही है वो एग्रीमेंट तो है ही नहीं, वो ड्राफ्ट, एक बेसिकली कह लीजिए फ्रेमवर्क है, एक ढांचा खाका तैयार करने की बात है, जिसके बेसिस पे लगभग अगले 1 महीने 2 महीने जो कह लीजिए, जो एग्रीमेंट होगा, जो एग्री करेंगे, उसके बेसिस पे फिर बातचीत होगी। तो यहाँ पे ये फर्क आ रहा है। और इस बीच अमेरिका जिस तरह से बार बार धमकी दे रहा है, कल भी उसने जैसा क्लेम किया है, लगभग 95-100 के तरह शिप्स या जो टैंकर हैं ईरान के, उसको वापस भेजा है। दूसरी तरफ ईरान भी क्लेम कर रहा है कि 35 से ज्यादा उसने शिप को निकाल लिया है हॉर्मुज से। तो ये कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स भी आ रहे हैं। और यहाँ पे आगे जो देश थोड़ा सा आगे आते हैं, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान तो फेल हो गया है, उसके जो पोस्ट मास्टर जनरल हैं, जनरल हसीम मुनीर, वो तो जाके बैठे हैं, पता नहीं वहां लड्डू खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई आउटकम तो दिख नहीं रहा है। और दूसरी तरफ जो और भी इसके हैं, कतर को थोड़ा आगे आना पड़ा है, और सुनने में ऐसा ही आया है कि कतर का भी एक ईरान पहुंचा हुआ है, और वो भी बातचीत चल रही है। और उसके पीछे बैकिंग जो है उसमें बेसिकली इजिप्ट और तुर्की और सऊदी, ये भी उसको बैकअप कर रहे हैं। तो एक तरफ कोशिशें जारी है, लेकिन अमेरिका की थोड़ी सी हठधर्मिता और ईरान की जो पकड़ एक तरह से हॉर्मुज पे है, इन दोनों की वजह से एक जो कहते हैं ना सहमति के बिंदु पे पहुंचना, वो अभी भी दूर दिख रहा है। तो सहमति के बिंदु पर पहुंचना अभी भी दूर दिख रहा है, यानी कि हालात ऊर्जा संकट को लेकर और भी चिंताजनक यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच दशकों से जमी बर्फ क्या अब पिघलने वाली है? तेहरान में इस वक्त हलचल तेज है। एक तरफ कतर की टीम समझौते का ड्राफ्ट लेकर मौजूद है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया है। क्या मुनीर इस महाडील की आखिरी कड़ी बनेंगे? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तेहरान में है। मकसद बड़ा है, अमेरिका और ईरान के बीच उस पीस डील को अंजाम देना जिसका मसौदा मेज पर तैयार रखा है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरान दौरा, कतर की पीस टीम पहले से तेहरान में मौजूद है। ईरान अमेरिका
अमेरिका शांति समझौते का मसौदा तैयार किया जा चुका है और सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई के साथ सीक्रेट मीटिंग भी संभव बताई जा रही है। लेकिन क्या वाकई में संभव होगी या नहीं, ये देखना होगा। तेहरान में कतर की टीम पहले से मौजूद है और कतर लंबे समय से दोनों देशों के बीच में पुल का काम कर रहा है। लेकिन इस बार जनरल मुनीर का वहां पहुंचना बताता है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जनरल मुनीर की मुलाकातें केवल औपचारिक नहीं है, वो सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई के साथ गुप्त बैठक कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अरागची से भी अहम चर्चा होनी है, ये बताया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान और कतर मिलकर यहां पर सुलह की जो कोशिशें कर रहे हैं वो कितना रंग लाएंगे, देखना होगा। बॉर्डर सुरक्षा, आतंकवाद और सेक्शन फ्री पर बातचीत अमेरिका की चिंताओं पर पाकिस्तान दे सकता है यहां पर भरोसा, ये अपडेट्स आ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मुनीर न केवल सीमा सुरक्षा और आतंकवाद पर बात करेंगे बल्कि अमेरिका के साथ होने वाली संभावित समझौतों में पाकिस्तान की गारंटी और भूमिका पर भी मोहर लगाएंगे। दशकों का तनाव और यहां पर तमाम प्रतिबंधों की मार और युद्ध की आशंका, क्या आसिम मुनीर की यह यात्रा सुलह की आखिरी कड़ी साबित होगी या फिर चौधरी बनने की पाकिस्तान की भूमिका फेल हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अजिताभ जी हैं और साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हैं। देवनाथ सर, अगर देखा जाए तो आसिम मुनीर पहले तो पाकिस्तान में ही सजी थी ये बातचीत की मेज, कुछ हो नहीं पाया वहां पर, और उसके बाद अब यहाँ पर आसिम मुनीर पहुंच गए हैं तो क्रेडिट लेने के लिए पहुंच गए हैं। बातचीत बनी तो भी ठीक है, क्रेडिट लेंगे, नहीं हम तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी छवि को साफ करने की कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रेडिट लेने की होड़ में है। वह उनके यहाँ एक हमेशा आर्मी के बीच में और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में रेस रहती है। आसिम मुनीर ने हमेशा अपने को अपने विदेश मंत्री से ज्यादा समझा है, अपने डिफेंस मिनिस्टर से ज्यादा समझा है और आंतरिक मामलों में आसिम मुनीर हमेशा अपने को अपने गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री से ज्यादा आकलन देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वह अपने प्रधानमंत्री को भी ओवर शेडो करने की कोशिश करते हैं। अब जब वो ईरान में गए हैं तो जाहिर बात है ईरानियन टॉप लीडरशिप से उनकी बात होगी। उनकी पैठ आईआरजीसी के टॉप जो लीडरशिप है, आईआरजीसी में ब्रिगेडियर मेजर जनरल जो हैं उनके साथ 1 to 1 एक रिश्ता तो है। उम्मीद करते हैं कि वह आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स को यह कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि एक बार अगर ईरान थोड़ा सा हिंट दे देगा कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार है तो हो सकता है कि अमेरिका भी अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार हो जाए। और जो न्यूक्लियर इशू है, देखिए वो तो इस युद्ध की शुरुआती दौर से ही बातचीत चल रही है और असल में न्यूक्लियर मुद्दे पर तो बातचीत सालों से चल रही है। तो एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका खोल दे, ईरान खोल दे, उसके बाद न्यूक्लियर मुद्दे पर शांति के साथ उभय पक्ष बातचीत कर सकता है। बाकी पूरी दुनिया को क्यों इस दलदल में घसीटा जा रहा है? पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है, गैस की कमी है, तो दुनिया में त्राही है। तो आसिम मुनीर जो है जाहिर बात है इस लाइन पर ही बातचीत करेंगे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमत करीबन 25% बढ़ गई थी, वो आने वाले समय में 50% बढ़ने वाली है। तो आसिम मुनीर कोशिश करेंगे कि अमेरिका जो है और कि आसिम मुनीर कोशिश करेंगे कि ईरान से कच्चा तेल पाकिस्तान को मिल जाए, गैस पाकिस्तान को मिल जाए। साथ ही साथ वो अमेरिका को भी प्रार्थना करेंगे कि हुजूर पाकिस्तान आने वाले जहाजों को ना रोका जाए। तो पाकिस्तान का अपना भी थोड़ा सा स्वार्थ है। क्या कतार और यूएई के कहने पर ये युद्ध बंदी होगी? देखिए इस पूरे युद्ध में एक बहुत बड़ा फैक्टर इस युद्ध के बढ़ने का, दायरा बढ़ने का ये रहा है कि कतार, यूएई, सऊदी, इन सब देशों ने, कुवैत, इन सब देशों ने अपनी जमीन, अपनी हवा का इस्तेमाल और अपने जो बंदरगाह हैं उनका इस्तेमाल यूएस की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को करने दिया है। इसकी वजह से ही ईरान बाध्य होकर, कोई भी देश अगर ईरान की जगह पर होता तो ऐसे ही कार्रवाई करता। मैं एक सेंटेंस में इसको निपटा देता हूं, दर्शक समझ जाएंगे। अगर हमें पता लग जाए कि कल बांग्लादेश में चीन की एयरफोर्स आ गई है
और हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए वो बांग्लादेश की रनवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भारत क्या हम्म। करेगा? हम क्या हमारे हमले सिर्फ चीन तक सीमित रखेंगे? नहीं, हम्म। नहीं। हम भी सबसे हम्म। पहले बांग्लादेश में जहां चीन की एयरफोर्स को उन्होंने ऑपरेट करने के लिए जगह दिया, उस पर हमला करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है कि ईरान ने क्यों यूएई, कतार, कुवैत, सऊदी पर हमला किया। तो सबसे पहले हम्म। दरकार क्या है कि सऊदी, ठीक है। कुवैत, इराक ये सब मजबूती से अमेरिका को कहें कि आप हमारे यहाँ से ऑपरेट मत कीजिए। जी। हम्म। ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आसिम मुनीर को लेकर हम बात करते हैं तो आसिम मुनीर यहाँ पर एक कहते हैं कि क्रेडिट लेने की होड़ में तो वो लगे ही हुए हैं कि कहीं ना कहीं से उनकी जो छवि है वो सुधर ही जाए। दूसरा, उनके पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं से सहायता इस युद्ध के बीच में मिल ही जाए, तो वो कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजीव सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। आसिम मुनीर कतर पहुंचे हुए हैं, बातचीत की टेबल सजी हुई है। पाकिस्तान में हालांकि पहले बातचीत की टेबल सजी, वहां कुछ हो नहीं पाया, अब कतर में भी वो पहुंच गए हैं। क्या कर रहे हैं वो वहां पर? बताया ये भी जा रहा है कि मुस्तफा खamenei से भी मुलाकात उनकी हो सकती है। क्या वाकई में संभव है कि मुस्तफा खamenei आसिम मुनीर से मुलाकात करें इन हालातों के बीच में, जब वो विश्वास पाकिस्तान पर जताते ही नहीं है? देखिए, पाकिस्तान की जो एक भूमिका है वो एक मैसेंजर की भूमिका है, पोस्ट मास्टर की भूमिका वो है, और उससे ज़्यादा उसकी भूमिका हो भी नहीं सकती है। यदि पाकिस्तान की भूमिका इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर होती तो ज़रूर अब तक उसमें सफलता मिली होती। लेकिन यदि जो आसिम मुनीर यदि आज वो कतर की यात्रा पर हैं तो वो जाहिर है कि इस बात को ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान अपनी भूमिकाओं को, अपनी ये जो मैसेंजर वाली जो भूमिका है उसको भी वो ठीक तरीके से प्ले नहीं कर पा रहा है। और आसिम मुनीर के ऊपर एक पहले से ही एक सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं कि आसिम मुनीर का जो रोल है वो कितना निष्पक्ष है। तो ऐसे में जो ओमान और कतर जैसे जो राष्ट्र हैं, इनकी जो पूरी जो भूमिका है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और इस पूरी स्थिति में जो वर्तमान समय की है उसमें कतर की भी भूमिका मेरे असेसमेंट के मुताबिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि देखिए, कतर के बारे में एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि कतर की जो छवि है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, एक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंट्री के तौर पर जाना जाता है। और कतर ने चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तालिबान के साथ जो बातचीत हुई, दोहा में जो वार्ताएं हुई, उसमें उसकी भूमिका की बात रही हो, चाहे वो यूएस चाहे वो इजराइल और हमास के बीच में जो वार्ता हुई उसमें भी कतर ने एक बड़ी भूमिका हमेशा से निभाई है। यूएस और ईरान के बीच में पहले भी अनेक तरीके के जो नेगोशिएशंस कभी भी हुए या जो प्रिजनर स्वैपिंग इत्यादि के बारे में जो भी डील्स हुई उसमें भी कतर ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और कतर की छवि एक ऐसे राष्ट्र की है कि जो कि सभी के साथ एंगेजमेंट रखता है। यहाँ की जो एडवर्सरीज हैं, तालिबान हो चाहे हमास हो चाहे ईरान की इस्लामिक रिजीम हो, सभी के साथ उसके इंटरेक्शन रहते हैं। तो कतर की जो भूमिका है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक इस पूरे यूएस ईरान के बीच के संबंधों को के बीच में जो ये युद्ध की स्थिति है उसको रिजॉल्व करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। और कतर एक सबसे अच्छा वेन्यू साबित हो सकता है, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और कतर की भूमिका के ऊपर मैं असेसमेंट के मुताबिक यदि ज़्यादा बल दिया जाएगा और कतर की भूमिका और इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेज का इस्तेमाल यदि अमेरिका ज़्यादा करेगा तो वो बेहतर होगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही लो है, पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। और आप देखिए तो कभी ये जो पाकिस्तान के जो पोस्ट मास्टर जनरल हैं वो कभी मिलिट्री वाले सूट बूट में जाकर के एक पक्ष को मिलते हैं और दूसरे पक्ष के साथ जो है बिल्कुल डिप्लोमेटिक और एक सूट बूट टाई वाले उसमें मिलते हैं। तो उसकी जो निष्पक्षता है उसके ऊपर उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आप अनेक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड रखने वाला राष्ट्र है, आतंकवाद का एपी सेंटर तो है ही, अपनी स्वार्थपरकता के लिए भी और धन लोलुपता के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसे में कतर का महत्व मेरे असेसमेंट के मुताबिक ज़्यादा है और कतर की भूमिका को अधिक से अधिक एक्सप्लोर करना होगा। और उस लिहाज से अगर देखें तो ये जो आसिम मुनीर की जो कतर की यात्रा है
वो इस संदर्भ में मैं अवश्य उसको महत्वपूर्ण मानता हूँ कि कतर की जो भूमिका है इस प्रॉब्लम को और इस जो क्राइसिस को रिजॉल्व करने में आने वाले समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो और भी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि यहाँ पर अगर पाकिस्तान को साइड में रखा जाए तो ही यहाँ पर कुछ संभव जो है वो नजर आ सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका युद्धभूमि में। भारत और अमेरिका के रिश्तों में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच आज अहम मुलाकात है। थोड़ी देर में ये मुलाकात होनी है। दिल्ली में आज कूटनीति की बड़ी हलचल है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आमने सामने होंगे। इस मुलाकात में द्विपक्षीय समझौतों, रक्षा सौदों और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा होनी तय है। दुनिया की निगाहें इस रणनीतिक साझेदारी पर टिकी हुई है। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी तनाव और हार्मोज संकट के बीच अमेरिका अब भारत को बड़ा एनर्जी पार्टनर बनाने की कोशिश में जुट गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को ने भारत दौरे से पहले साफ कहा कि वॉशिंगटन भारत को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी बेचने को तैयार है। इससे पहले वे मिडिल ईस्ट संकट में नाटो की भूमिका पर निराशा जता चुके हैं। ऐसे में उनकी भारत यात्रा कई मायनों में बेहद ज्यादा अहम होती जा रही है। इतना ही नहीं, ईरान के मुद्दे पर रूबियो के ताजा बयान ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। बैठक से पहले रूबियो ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान से बातचीत में कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। रूबियो के मुताबिक बातचीत में कुछ प्रगति तो हुई है, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उनके पास प्लान बी यानी कि दूसरे विकल्प भी खुले हैं। जानकारों का मानना है कि रूबियो का यह बयान ईरान पर दबाव बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति है। वहीं रूबियो की भारत यात्रा की टाइमिंग इस मामले में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ जो हालात बने हुए हैं इस वक्त ईरान और यहाँ पर अमेरिका के बीच में, उसी बीच मार्को रूबियो का भारत आना, ये वही अमेरिका कि मार्को रूबियो का दौरा है जो एक वक्त पर यहाँ पर टैरिफ के मार तमाम कंट्रीज को दे रहे थे, एक वक्त पर अपने तीखे बयान दे रहे थे, और अब यहाँ पर मार्को रूबियो इन हालातों में आए हैं भारत। क्या मायने हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अजिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अजिताभ सर, रुक आप ही क्या करना चाहेंगे, मार्को रूबियो की ये ऐसे वक्त पर ये जो टाइमिंग है, ये कोई कॉन्सिडेंस है या फिर क्या संदेश लेकर आए हैं, कौन सी डील लेकर आए हैं, किस तरीके से इस यात्रा को आप देख रहे हैं मार्को रूबियो की? क्या भारत को कोई राहत मिल जाएगी? देखिए पिंकी जी, ये यात्रा तो मच अवेटेड मैं कहूंगा, क्योंकि इनकी आप पिछले साल जनवरी में जब से इन्होंने लिया है चार्ज, तो ये उनकी पहली यात्रा है। और अमेरिका और भारत के संबंध जो पिछले राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की मैं बात करूं तो थोड़े उतार चढ़ाव रहे हैं। कुछ ऐसे बयानात भी जो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आए हैं भारत की इकोनॉमी को लेके, और जो भारतीय अमेरिका में रहे हैं उनके विषयों को लेके, उनके वीजा को लेके, तो उससे निश्चित रूप से संबंधों पे असर पड़ा है। और उम्मीद यही है कि ये इनका जो यात्रा है शायद उस दिशा में कुछ पॉजिटिव आउटकम लाएगी। इसके अलावा जो बायलैटरल इश्यूज डिफेंस के हैं, रक्षा के क्षेत्र में है, वहां भी बहुत सारे गैप्स हैं। भारत के कई सारे जो ऐसे उम्मीदें थी, कुछ सप्लाई थी, वो रुकी हुई है, उस पे शायद कुछ प्रगति हो। और तीसरा जो इनका है, खास करके आज के दौर में जो ऊर्जा संकट व्याप्त है और उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा और अहम रोल है, उसको क्रिएट करने में भी और उसका रिजोल्यूशन देने में भी। तो वहां भारत जैसे देश जो बहुत ही डैमेज की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा डैमेज की स्थिति में देखे जा रहे हैं, उनके लिए क्या अमेरिका का प्लान क्या है और कैसे मिलके उसको सॉल्व करेंगे, शायद इस पे कुछ बात बने। और एक इसमें तीसरा जो मुद्दा उनका है कि बेसिकली 250 साल जो अमेरिका की स्थापना के हैं, तो उसका सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स करना है, इसीलिए वो कोलकाता भी गए थे और अब दिल्ली आए हैं। और तीसरा इन्हें एक और पॉइंट जो है कि क्वाड जो है, क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा कह लीजिए, एक जो बातचीत का संवाद का एक प्लेटफॉर्म है, उसकी भी मीटिंग वो दौरे के अंत में 26 तारीख को करेंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब कहां तक इसमें प्रगति होती है, उम्मीद भी बहुत है और संभावनाएं भी बहुत हैं, लेकिन क्वाड की जगह स्क्वाड बना देना और अब भारत के हितों की कई बार अनदेखी कर देना, और भारत के अभी तो जैसे सुरक्षा की क्या एक मुद्दा है, और दूसरा सिक्योरिटी की बात के अलावा जो हम कह रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, उसमें रूबियो ने आने से पहले ऐसा कहा है कि
वेनेजुएला के जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं वो भी आ रहे हैं, तो दोनों की एक तरह से पैरेलल विजिट अपने मायने कुछ खास मायने इसके दिखते हैं। और ऐसे में जब वेनेजुएला अमेरिका की मुट्ठी में एक तरह से है और भारत ने अपने तेल के आयात को वेनेजुएला से और बढ़ा दिया है, तो शायद अब देखा जा रहा है कि और ज्यादा वहां से वेनेजुएला एक तीसरा विकल्प के रूप में ऑलरेडी आ गया है हमारे साथ तेल के सप्लाई में, उसको और बढ़ाएगा और उसमें अमेरिका भी हो सकता है, वहां से भी तेल के जो हम ले रहे हैं, तब वेनेजुएला और अमेरिका दोनों अब ज्यादा तेल देने की स्थिति में है, शायद उस पर भी कुछ बात बढ़े। ठीक है, तो शायद यहाँ पर भी कुछ बात जो है वो बने। देवनाथ सर, आपका भी रुख करना चाहेंगे। भारत अमेरिका के बीच ये रक्षा समझौते, वो भी ऐसे वक्त में जब हालात गंभीर बने हुए हैं, मार्को रूबियो भारत पहुंचते हैं, एक के बाद एक मुलाकातें, ये कूटनीतिक मुलाकातें, क्या ऐसा है कि वॉशिंगटन इस क्षेत्रीय संकट में दिल्ली को अपने बड़े रणनीतिक फ्रेमवर्क में फिट करना चाह रहा है? हाँ पिंकी जी, अभी जैसे हम क्वाड के बारे में बात कर रहे थे, अमेरिका का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि चीन के खिलाफ उसने जो एशिया में अपना मोर्चा खोला हुआ है उसमें भारत शामिल हो जाए। तो अगर हम देखें पिछले 10 साल में क्वाड भारत की कोशिशों की वजह से क्वाड में सिर्फ व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कल्चरल सहयोग पर ही काम हुआ है। अमेरिका ने बहुत बार दबाव डाला है कि जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डिफेंस समझौता है, अमेरिका और जापान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है चीन के खिलाफ, उसी तरह से अमेरिका ने बार बार ये कोशिश की है कि क्वाड भी फौजी तौर पर एक मिलिट्री अलायंस के तौर पर चीन के खिलाफ भविष्य में अग्रसर हो। लेकिन भारत ने बार बार यह कहा है कि भारत क्वाड में कोई भी एंटी चाइनीज मिलिट्री स्वरूप देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए देखें, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने क्वाड को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, आना भी नहीं पसंद करते हैं। अब इस साल क्या भारत में क्वाड की शीर्ष समिट होगी सितंबर के महीने में? बहुत कुछ निर्भर करता है कि ये 4 विदेश मंत्री जो मंगलवार को मिल रहे हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इनमें बातचीत कहां तक आगे बढ़ती है। दूसरी बात देखिए, हम बात कर रहे थे डिफेंस सहयोग। भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस सहयोग जो है वो किसी भी दुनिया के किसी भी देश के अगेंस्ट नहीं है। व्यापारिक समझौता हम करते हैं, हम उनसे 30 या 31 MQ-9 ड्रोन ले रहे हैं हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, व्यापारिक समझौता। हम उनसे हमारे तेजस फाइटर विमान के लिए GE F404 फाइटर विमान का इंजन ले रहे हैं, व्यापारिक समझौता है। लेकिन यह अमेरिका सोच रहा है कि इस तरह के हथियार देकर वो भारत को आस्ते आस्ते अपने साथ फौजी तौर पर मिलिट्री अलायंस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। भारत हमेशा कोशिश करके इस उलझन से बाहर रहना चाहता है। अभी हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, एकदम सही अजिताभ जी ने बताया कि अब वेनेजुएला जो है वो अब अमेरिका का एक उपनिवेश बन चुका है। जब अमेरिका कहता है कि भारत को हर तरह की एनर्जी देने के लिए तैयार है, जाहिर बात है क्यों नहीं, क्योंकि अमेरिका में जब से पिछले 10 साल 5 साल से शेल गैस का बड़ी तरह दोहन हो रहा है। पहली जो डिस्कवरी हुई शेल गैस में, दर्शकों को बता दूं, जमीन के नीचे पत्थरों के अंदर विस्फोट करने पर एक विशेष तरह की गैस निकलती है। कोई पेट्रोल डीजल नहीं निकलता, सिर्फ गैस आती है। और नॉर्मल जो ये LPG गैस, PNG गैस ऐसी नहीं गैस है, ये शेल गैस का केमिकल कंपोजिशन एकदम अलग होता है। तो जब से अमेरिका में शेल गैस ज्यादा से ज्यादा निकलकर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, तब से अमेरिका में पेट्रोल डीजल सरप्लस हो गया है। कच्चा तेल की प्रोडक्शन अमेरिका को कम करने की जरूरत पड़ रही है। तो अमेरिका के एक साथ कहते हैं ना, एक ढाक में 3 पात। अमेरिका खुद भारत को कच्चा तेल बेचेगा, बल्ले बल्ले अमेरिका वेनेजुएला जो कि उसका उपनिवेश बन चुका है, उसका कच्चा तेल भारत को बेचेगा, बल्ले बल्ले अमेरिका। सबसे बड़ी बात, ये सब करके अमेरिका कच्चे तेल और गैस का भारत का जो निर्भरता रशिया के ऊपर है उसको खत्म करना चाहता है।
अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हम जब अगर देखें भारत रशिया से एक समय 30% 20% कच्चा तेल आयात करता था, तो अब आस्ते आस्ते अमेरिका खुद अगर भारत को कच्चा तेल सप्लाई करना शुरू कर देगा, तो वो चाहता है कि भारत को रूस से आस्ते आस्ते दूर खींच ले। जी। हम्म, ठीक है। यानी कि ये तमाम जो संभावनाएं हैं वो इसमें नजर आ रही हैं, इस मुलाकात में नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच अगर हम गौर करें इस पर संजीव सर, कि देखिए मुलाकात होते समझौते हो रहे हैं, तो ऐसे में तो ईरान के साथ भी पुराने संबंध भारत के रहे हैं, तो यहाँ पर तालमेल किस तरीके से भारत बढ़ाएगा, किस तरीके से बनाकर रखेगा अमेरिका और ईरान के बीच में जो दोस्ती है, जो यारी है, जो समझौते हैं, इसमें तालमेल भी जरूरी है। देखिए पिंकी जी, मार्को रूबियो वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉप डिप्लोमेट हैं, टॉप लीडर हैं, और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो हैं ही, साथ ही साथ एक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, और वो हेनरी किसिंजर के बाद ऐसे नेता हैं कि जो इन दोनों भूमिकाओं को एक साथ अदा कर रहे हैं। और जाहिर है कि उनकी जो ये यात्रा है वो ट्रंप प्रशासन के द्वारा बहुत गंभीरता के साथ ली जाएगी, और जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में कहा भी है कि वो भारत को बहुत ही महत्व देते हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वैसे तो रिश्ते बेहद मजबूत हैं, और मैं आपके दर्शकों के लिए ज़रूर री-एम्फसाइज करना चाहूँगा कि भारत और अमेरिका की ये जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। और अंडर द सन दुनिया में आज कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जिसके के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत डिस्कशन ना करते हों और आपसी कोलैबोरेशन ना करते हों। और लेकिन हाल के समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से जो भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो तनाव आ गया था, उन तनाव के छड़ों को भी रिजॉल्व करने में और अनेक बिंदुओं के ऊपर सहमतियों को बनाने में ये जो यात्रा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और जो इसमें थोड़ा एक तनाव के जो विषय हैं उसको रिपेयर करने के संदर्भ में भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका के एक टॉप डिप्लोमेट की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पहली भारत यात्रा है। तो इस इन 4 दिनों की यात्रा जाहिर है कि वो एक सब्सटेंशियल टाइम भारत में स्पेंड कर रहे हैं, तो इस बात को दर्शाता है कि वो भारत को कितना महत्व देते हैं। और भारत के अनेक शहरों में वो जा रहे हैं। 250 ईयर्स का जो सेलिब्रेशन है उसके भी एक प्रोग्राम में वो शामिल होंगे, भारत के अंदर एक गाला डिनर में। तो वो जो सारी सिचुएशन है, जो सारा उनका जो अप्रोच है, वो इस बात को दर्शाता है कि भारत को गंभीरता के साथ अमेरिका पहले भी लेता रहा है और आज भी वो ले रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि इन संबंधों की नींव बहुत मजबूत है। लेकिन इस यात्रा का, और जाहिर है कि इसमें जो अनेक विषय, ट्रेड, डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स के जो विषय हैं, टैरिफ के जो इश्यूज हैं, वो सारे के सारे डिस्कस होंगे। और बायलैटरल रिलेशनशिप के संदर्भ में यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ इस यात्रा का महत्व क्वाड की जो बैठक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मार्को रूबियो ने जैसा कि स्वयं इस बात को कहा कि जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का उन्होंने पद ग्रहण किया, तो उसके बाद जो पहली जो मीटिंग उन्होंने ली थी वो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। और उस समय हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर वो जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में वहाँ पहुंचे थे, और जैसे ही उनकी ओथ हुई उसके बाद उन्होंने ये मीटिंग की। तो क्वाड को अमेरिका बहुत महत्व देता है, और क्वाड का जो भविष्य है वो मैं मानता हूँ कि चूंकि उसकी जो स्ट्रेटजिक लॉजिक है वो बहुत ही ज़्यादा कंपेलिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चाइना जो एलिफेंट इन द रूम के तौर पे है और पूरे विश्व के रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए जो चुनौतियां पैदा कर सकता है, उसके लिए एक बुलवर्क के तौर पर क्वाड को अधिक से अधिक जो है मजबूत बनाया जाए। और इस क्वाड की संदर्भ में मैं आपके दर्शकों के लिए भी बताना चाहता हूं कि क्वाड का जो रिवाइवल है जो 2017 में हुआ था, वो राष्ट्रपति ट्रंप ने ही किया था। क्वाड का तो वैसे फॉर्मेशन 2006-7 में शिंजो आबे जो जापान के विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके विजन के आधार पर किया गया था। लेकिन कई कारणों से वो क्वाड की जो पार्टनरशिप आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन उसका जो रिवाइवल है वो 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, जब इसकी जो समिट है वो लीडरशिप समिट के लेवल तक उसको की गई थी। और अभी इस बात की प्रबल संभावना मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में लीडरशिप समिट होगी, इस वर्ष हो या अगले वर्ष हो, लेकिन ये होगी जरूर। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ।
और ये जो लीडरशिप समिट है ये भी अवेटेड है, मच अवेटेड है, जैसा कि ये जो समिट है ये भी अवेटेड है। तो ऐसे में क्वाड को मजबूत करने की दिशा में भी ये जो यात्रा है वो महत्वपूर्ण होगी। और जहाँ तक आपने जो प्रश्न पूछा ईरान का, तो जाहिर है कि ईरान का विषय जरूर डिस्कशन में आएगा। और ईरान में विशेष रूप से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्मलाइजेशन के लिए भारत भी अपनी कैसी भूमिका अदा कर सकता है, और भारत भी अपनी चिंताओं को भी उनसे जाहिर करेगा, और भारत भी जो ये ऊर्जा के संकट को के समाधान के लिए जो बेस्ट पॉसिबल बैक चैनल के माध्यम से ठीक कर है। सकता है वो करेगा। तो देखिए, भारत और अमेरिका की जो संबंध है, मैं अंत में आपके सवाल के जवाब में अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंध है एक मैच्योर रिलेशनशिप है। इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इन संबंधों की सबसे बड़ी ताकत ये है, और दो विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि दे एग्री टू डिसएग्री। वो अपनी असहमतियों पर सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठ करके अपनी असहमतियों पर बातचीत कर सकते हैं, वे आउट निकाल सकते हैं। पहले भी अमेरिका और भारत के संबंधों में बड़े तनाव के क्षण आए, लेकिन उसको भारत ने और अमेरिका ने नेगोशिएटिंग टेबल पर उसका हल निकाला, और इस बार भी जो इश्यूज हैं उसका भी जो रेजोल्यूशन है वो नेगोशिएटिंग टेबल पर ही होगा। और उस लिहाज से ये जो यात्रा है मार्को रूबियो की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अमेरिका और भारत के संबंधों का जो भविष्य मैं बहुत उज्जवल देखता हूँ। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। तो यानी कि ये मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण कि भविष्य में भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा उज्जवल होंगे और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। इसी बीच हम बात कर लेते हैं आप ऑयल संकट को लेकर। मिडिल ईस्ट में मचे घमासान का सीधा असर अब आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी कि ब्रांड क्रूड की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भाग रही हैं। भारत में इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिख रहा है। पिछले 10 दिनों में तीसरी बार तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 64 पैसे हो गई है, जबकि मुंबई में यह 107 रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। संकट गहरा है क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल की सप्लाई करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण सप्लाई चेन टूट रही है। अगर यह युद्ध और खिंचता है तो आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जिसका सीधा मतलब है महंगी सब्जियां, महंगा राशन और महंगी रसोई का बिगड़ता बजट। सरकार की नजरें लगातार ग्लोबल मार्केट पर टिकी हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या आम आदमी को इस महंगाई के मार से राहत मिलेगी क्या? क्योंकि बातचीतों का सिलसिला देखा जा रहा है और सबकी उम्मीदें यही हैं कि शांति वार्ता जो हो रही है यहाँ पर कोई बात बने, और बात बने तो हॉर्मोन्स के रास्ते खुलें, और रास्ते खुलें तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें एक बार फिर से सामान्य हो जाएं, ताकि यहाँ पर हालात बिगड़ने से पहले, रसोई का बजट बिगड़ने से पहले और तमाम चीज़ों पर इसका असर पड़ने से पहले ही हालात संभल जाएं। डॉक्टर अजिताभ सर, आपका रुख करना चाहूँगी। ऊर्जा संकट लगातार गहरा आ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बातचीत इस वक्त सफल होना बेहद महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो पूरी तरीके से बजट को बिगाड़ने वाले हैं। तो कहां से राहत इस वक्त नजर आ रही है कि कुछ राहत, कोई किरण ऐसी उम्मीद की नजर आ रही है कि ऊर्जा संकट और ना गहराए? देखिए, एक तरफ तो पिंकी जी जो अभी एक खबर आई है, अल अरबिया जो मीडिया है सऊदी अरब का, उसने एक तरह से ब्रेकिंग कह लीजिए, लीक कह लीजिए, एक ड्राफ्ट मसौदा शायद तैयार हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, और उसमें कई बिंदुओं पे बातचीत हो रही है कि एक तरह से पूरा जो विश्वास का माहौल कायम किया जाए, संघर्ष विराम को बढ़ाया जाए और इसको पूरी तरह से मेंटेन किया जाए, वॉर को रोका जाए, और एक हॉर्मुज को खोलने की बात है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, और इसमें ऑब्वियसली सऊदी से लेके कतर जैसे सारे देश उसके पीछे लगे हुए हैं। तो शायद एक उम्मीद बन रही है कि कुछ एग्रीमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो उस पर सहमति बन जाए। अगर ये हो जाता है, युद्ध की संभावना टल जाती है, तो निश्चित रूप से तेल के दाम पे कमी आएगी, कंट्रोल होगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो युद्ध की भी बात ट्रंप खुद ही कर रहे हैं। ऐसे में तेल के दाम और बढ़ने के खतरे हैं। यहाँ दिक्कत भारत जैसे जो आयात बेस्ड इकोनॉमी है उसके लिए चैलेंज है कि हम सबसे ज्यादा 80 से लेके 90% हम अपना ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करते हैं, और ये हाल है कि अगर $1 तेल का दाम बढ़ता है तो 18,000 करोड़ रुपए का समझिए कि हमारा बजट बढ़ जाता है तेल के खर्च में। तो इससे एक बहुत बड़ा चंक हमारा
जो ऑयल और गैस को इंपोर्ट करने में और सोने जैसे कमोडिटी करने में, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने में, इससे जो डॉलर और ये सारे ट्रांजैक्शन डॉलर में होते हैं, उससे डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमारा रुपया कमजोर होता जा रहा है और इकोनॉमी का चूना लग रहा है। तो ये जो चैलेंज है, इसे हमें आत्मनिर्भरता की बात करते हैं वो तो बढ़ानी होगी, जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं वो तो हमें बढ़ाने ही बढ़ाने होंगे। इस बीच जो अभी वेनेजुएला से लेने की बात है और वेनेजुएला के जो अंतरिम राष्ट्रपति आ रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से हमें वेनेजुएला से और ज्यादा तेल मिलने की संभावना है, क्योंकि अभी खबरें ये आई हैं कि फरवरी तक हम जितना तेल लेते थे, उसके बाद इस महीने में मई में हमने उससे लगभग 5% कम ही, लेकिन तेल को की मात्रा हमने बढ़ा दी है लेने की। और वेनेजुएला का तेल वैसे तो थोड़ा हैवी होता है, बट भारतीय कंपनियां खास करके रिलायंस ग्रुप उसको रिफाइन करने में बहुत ही कैपेबल है, दुनिया में उसका एक स्थान है। तो अगर अभी जैसे वेनेजुएला जंप करके तीसरे नंबर पे आ गया है भारत को तेल सप्लाई करने वाला देश, और अगर इस तरह की व्यवस्था बनती है तो वेनेजुएला से और ज्यादा हो सकता है कुछ कम दाम पे हमें तेल मिला, जैसे कि 2019 से पहले मिलता था। ये अमेरिका की नीतियों की वजह से वेनेजुएला से हमने तेल लेना बंद कर दिया। देखिए किस तरह से एक सिस्टमेटिक अमेरिका की जो कुनीतियां हैं, उससे भारत जैसे देश प्रभावित हुए हैं। हम पहले ईरान से लेते थे, वो ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, रूस से बढ़ाया हमने तो रूस पे सैंक्शन लग गया यूक्रेन वार की वजह से। उसके बाद फिर ईरान से फिर बढ़ाया, फिर ईरान पे वॉर कर दिया। इसके बीच में उसने वेनेजुएला से हम बहुत ज्यादा ले रहे थे तो वेनेजुएला को उन्होंने कब्जा में कर लिया। हर जगह विश्व व्यवस्था को और जो ऊर्जा की व्यवस्था है उस पे अमेरिका की नीतियों से इतनी ज्यादा चोट पड़ी है, इससे भारत जैसे एशिया के देश और यूरोप के देश भी बहुत ज्यादा उन पे असर पड़ा है। और इसलिए नई नई पहल भी हो रही है। अभी फ्रांस ने एक विकल्प के रूप में यूनाइटेड नेशंस जो सुरक्षा परिषद है, वहां भी एक रिजोल्यूशन तैयार कर रहा है। इंटरनेशनल डिफेंसिव कॉलिशन बनाने की बात हो रही है। अमेरिका के रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में एक वैकल्पिक ये रिजोल्यूशन है कि किसी तरह से हॉर्मुज को खोला जाए, क्योंकि हॉर्मुज का खुलना इस समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। और हॉर्मुज को लेके ही सारा पेच फंसा हुआ है। अगर उस पे ईरान को किसी तरह से मना लिया जाता है, क्योंकि ये हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर है, इसमें ना टोल लगने की कोई ऐसी संभावना कहिए कि इंटरनेशनल कानून के हिसाब से गलत होगा, वो अगर रिजॉल्व होगा तभी तेल की दाम में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सकती है। तब भी जाकर यहाँ पर कुछ कमी, कुछ राहत जो है वो मिलेगी। देवनाथ सर, आपसे जानना चाहेंगे ऊर्जा संकट आपको कितना गहराता और नजर आ रहा है अभी? देखिए अच्छी बात यह है कि भारत ने समय रहते काफी सारी एक्शंस को लिया। शुरुआती दौर में अगर हम देखें 1 मार्च के पहले भारत दुनिया में 23 देशों से कच्चा तेल गैस आयात करता था, लेकिन आस्ते आस्ते हम उसको डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। अभी दुनिया में करीबन 43 ऐसे देश हैं जिससे हम कच्चा तेल, गैस और उर्वरक आयात करने की बात सोच रहे हैं। सीएनजी, पीएनजी भी हम दूसरे देशों से लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हमारे भारत में गैस रिजर्व्स की बात है, शुरुआती दौर में भारत सरकार ने बयान दिया था मिनिस्ट्रियल लेवल पर कि हमारे पास 1 मार्च 2 मार्च की बात है, जब भारत सरकार ने बयान दिया था कि भारत के पास 24 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल भंडार है। यानी 24 दिन का भंडार तो तेल कंपनियों के पास कच्चा तेल का था, और 24 दिन का भंडार रिफाइनरी में रिफाइन होने के बाद पेट्रोल डीजल का फिनिश्ड प्रोडक्ट का हमारे पास भंडार था, और 26 दिन का भंडार अल्टीमेट जो बड़े यूजर हैं, जैसे भारत में बड़े बड़े कारखाने हैं सरकारी, जहां पर कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है, जहां पर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है, जैसे एनटीपीसी हो गई, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गई, उनके पास है। लेकिन फिलहाल कोई आंकड़े भारत सरकार रिलीज नहीं कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा कच्चे तेल का जो स्ट्रेटेजिक भंडार है वो 74 दिन से कम होके शायद अभी करीबन 54 दिन का या 48 दिन का बचा हुआ है। लेकिन पिंकी, भारत सरकार ने अलग अलग तरह के आर्थिक उपाय लिए हैं जिससे कि भारत में कच्चे तेल की कमी, उसका शॉक आम जनता को
तुरंत से ना लगे। अगर आप देखें भारत में हम कह रहे हैं कि 3 बार पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, सीएनजी पीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बढ़ोतरी बहुत ही सामान्य रही है, महज 1%, 2%, 3%। तो इस अगर हम देखें तो भारत इस शॉक को अब तक एब्जॉर्ब करने में बहुत सक्सेसफुल रहा है। भारत सरकार की ठीक है। ट्रेड, व्यापार और लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और संजीव सर, आप को क्या लगता है कि इस ऊर्जा संकट को कम करने के लिए कौन से वैकल्पिक रास्तों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन से ऐसे समाधान इस वक्त हो सकते हैं, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इनको कहीं तो रोकना होगा। आम जनता के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा ये सफ़र होता जा रहा है, तो कौन से वो रास्ते नज़र आ रहे हैं जिन पर ज़्यादा काम इस वक्त हमारी सरकार को करना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार को भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दोनों एस्पेक्ट्स पर कार्य करना होगा। पहला तो ये जो तात्कालिक जो सस्ता समाधान है वो ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नॉर्मलाइजेशन करना, डी वेपनाइजेशन, डी कम्बेटाइजेशन वो नितांत आवश्यक है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो ब्लॉकेट और उसका जो फिर अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेट है वो बहुत लंबे समय तक करके नहीं रखा जा सकता। इस बात को सभी पक्षों को समझना होगा और इससे पूरा जो विश्व है वो, ईरान की जो इकोनॉमी है वो भी इससे सीवियरली डिसरप्टेड है और ये पूरी तरह से ठप भी पड़ सकती है, कोलैप्स भी कर सकती है, क्योंकि अगर ये स्थिति ऐसी बनी रही तो इससे ईरान को सबसे ज्यादा उसका खामियाजा उसे ही उठाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि पूरा विश्व स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर 20% तक की निर्भरता रखता है, तो इससे जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्टेड होंगी। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्मलाइजेशन की जो नितांत आवश्यकता है उसको सभी को समझना होगा। चाइना भी इस बात को समझता है। अभी यूएस के राष्ट्रपति की जो यात्रा हुई थी चाइना की, या रशियन राष्ट्रपति की जो यात्रा हुई थी, सभी ने इस बात को माना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नॉर्मलाइजेशन आवश्यक है और मैं उसको एक तात्कालिक समाधान के तौर पर संदेह देखता हूँ। लेकिन ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है, जो एक अविश्वास की गहरी खाई है, वो एक लंबे समय तक वहाँ पर ये बनी रहेगी। सीज फायर तो जरूर बनेगा और अभी एक जो रिपोर्ट आ रही है, जाहिर है कि इस तरीके के प्रयास तो जरूर होंगे, लेकिन वो प्रयास कितने सफल होंगे उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और क्योंकि ये जो अविश्वास इतना ज्यादा है, बड़ी घटनाएं हुई हैं और इसके बाद एक नया स्टेटस को बनाने में एक लंबा समय लगेगा। तो ऐसे में भारत को भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी जो अल्टरनेट जो रूट्स हैं सप्लाईज को लेने के, उसके ऊपर तेज गति से कार्य करना होगा। भारत वेनेजुएला के साथ अपने ऑयल के जो इंपोर्ट्स को बढ़ा रहा है, उसी के साथ साथ भारत चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, अन्य जितने भी जहाँ कहीं भी ऑयल के इंपोर्ट्स के डेस्टिनेशंस हो सकते हैं, भारत सभी के साथ संपर्क में है। भारत गैस पाइपलाइंस को भी बनाने के बारे में बड़ी योजनाओं पर कार्य करने जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म में हमें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अल्टरनेट सप्लाई रूट्स को और सप्लाई चेन्स को एस्टेब्लिश करना होगा। और ये वेस्ट एशिया की क्राइसिस लंबे समय तक बनी रहेगी और फ्यूचर के सिनारियोज को ध्यान में रखते हुए, अनसर्टेन सिनारियोज को ध्यान में रखते हुए और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अल्टरनेट जो रूट्स पर तेज गति से कार्य करना होगा, जो कि मेरा विश्वास है कि भारत की सरकार ऐसा कर रही है और मेरा ऐसा मानना है कि हम इसको इस्टेब्लिश करने में भी सफल होंगे। तो इसका रेजोल्यूशन निकलेगा और किसी भी समस्या का जो समाधान जरूर होता है। ये जो क्राइसिस बड़ी है, लेकिन इसके ऊपर भी हम विजय हासिल कर पाएंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, उम्मीद यही है सर। और फिलहाल यहाँ पर ये बातचीत कितनी सफल होती है इस पर सबके निगाहें हैं। मार्को रूबियो क्या सौगात देकर जाएंगे भारत को, क्या समझौते होंगे, और इसी के साथ यहाँ पर क्या कोई जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि हम इस ऊर्जा संकट में पूरी तरीके से मदद भारत की करेंगे, भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की दिशा में आगे तेजी के साथ अमेरिका बढ़ रहा है, भारत को लेकर जिस तरीके का बयान वो दे रहा है, इसमें कितनी और मजबूती नजर आएगी इस मुलाकात के बाद, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सर, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।